तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज हम हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा वीडियो है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में चर्चा करी थी कि हम जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें आज जो इतिहास है उसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल की बात करी थी, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल की बात करी थी और ऐतिहासिक काल की बात करी थी, जिसमें हमने ताम्रपाषाण काल देखा था और जितने भी वहाँ स्थल मिले थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे आगे की। तो आज हम चर्चा करेंगे महापाषाण काल की। किसकी? महापाषाण काल की। किसकी चर्चा करेंगे? यहाँ हम करेंगे महापाषाण काल की। महापाषाण काल में मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल रहे और इसका समय कब से कब तक था। तो महापाषाण काल की बात करें तो 1700 ईसा पूर्व से पूर्व 1000 ईसा पूर्व तक ये कार्य चला, इसका समय अवधि। अब हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ये रहा। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें किसकी, एमपी में अगर हम बात करें तो सिवनी इसका स्थल रहा। सिवनी के बाद अगर हम देखें तो रीवा, यहाँ महापाषाण काल के साक्ष्य मिले। इसी के बाद हम बात करेंगे लोहा युगीन काल की। पहला हो गया हमारा महापाषाण काल। तो महापाषाण काल में हमने देखा 1700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका समय काल रहा है। और मध्य प्रदेश में अगर हम इसके साक्ष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिवनी और रीवा। अब दूसरी अगर हम बात करें लोहा युगीन सभ्यता, दूसरा अगर हम देखें तो लोहा युगीन काल या सभ्यता। तो लोहा युगीन काल में अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ सिस्टम इसका रहा, तो पहले समय अवधि देख लेते हैं। तो समय अवधि क्या है? 1000 BC। BC मतलब वही ईसा पूर्व। और मध्य प्रदेश में बात करें तो कहाँ कहाँ इसके स्थल रहे। मध्य प्रदेश में भिंड है, मुरैना है, भिंड हो गया, मुरैना हो गया और श्योपुर हो गया। ये यहाँ के साक्ष्य तक हमने डिस्कस किया कि महापाषाण काल में मध्य प्रदेश में जो हमारा स्थल है वो सिवनी और रीवा, और इसका समय काल क्या है 1700 ईसा से 1000 ईसा पूर्व। और लोहा युगीन सभ्यता की बात करें या काल की बात करें तो 1000 BC से लेके इसका काल रहा है। और मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य कहाँ पर है? भिंड, मुरैना और श्योपुर। आगे हम बात करेंगे वैदिक युग की। तो वैदिक युग की हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ आप लिखें, वैदिक युग की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? वैदिक युग की। तो वैदिक युग का जो समय है वो 1500 से 600 रहा इसका काल। और इसके संदर्भ में हम मध्य प्रदेश की बात करें, वैदिक युग अगर हम बात करें कि जो वैदिक काल चल रहा था उस समय जो वैदिक में ही क्या है, फिर आर्यों का हमारे यहाँ आगमन होता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो चीज़ देखते हैं। मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो हम अभी इसका बारे में बात करेंगे। तो वैदिक युग की बात करेंगे तो 1500 से लेके 600 ईस्वी तक। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वैदिक युग। तो जो वैदिक काल रहा है उसका वहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में यहाँ पर वो इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश में साक्ष्य नहीं है, मतलब ये जो वैदिक काल है वो सिर्फ उत्तर भारत तक रहा है। कहाँ तक रहा है वैदिक काल? उत्तर भारत तक, मध्य भारत तक ये नहीं आ पाया। तो वैदिक काल में क्या है, साक्ष्य नहीं मिले हैं हमारे पर मध्य प्रदेश में हमारे। अब हम बात करें उत्तर वैदिक काल की। किसकी? उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो। महापाषाण काल का समय क्या है? 17 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और मध्य प्रदेश में स्थल कौन से हैं? सिवनी और रीवा। लोहा युगीन काल का बात करें तो 1000 BC। और जो स्थल देखे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? भिंड, मुरैना और श्योपुर। और वहीं वैदिक युग की बात करें तो वैदिक युग जो है वो सिर्फ हमारे क्या है, उत्तर भारत में रहा है। मध्य प्रदेश में इसके साथ हमें नहीं मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में ही हम देखेंगे यहाँ पर दो घटना हुई है। एक हुई है हमारी रामायण और महाभारत। उत्तर वैदिक काल में मध्य प्रदेश में देखेंगे किस प्रकार का क्रीड़ा स्थल रहा। तो उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। किसकी?
उत्तर वैदिक काल। इसकी समय अवधि कब है? तो उत्तर वैदिक काल की अगर हम समय अवधि की बात करेंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये इसका समय अवधि रहा है। तो यहीं पर ही, यहाँ पर ही, यहीं पर वैदिक काल क्या है? यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश में साक्ष्य स्थित इसके वैदिक काल की, मध्य प्रदेश में साक्ष्य। यहीं पर क्या है, जो हमारा वैदिक काल है वो सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित था, लेकिन यहाँ पर क्या है, उत्तर वैदिक काल विंध्य को पार करते हुए, विंध्य जानते हो, विंध्याचल पर्वत, विंध्य को पार करते हुए इसके सबूत हमें यहाँ मिले हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल के। तो यहाँ तक आपने समझा। आगे हम बात करेंगे, एक यहाँ पर ऐत्तीय ब्राह्मण है। तो क्या है? एक ऐत्तीय ब्राह्मण, इसमें क्या है, निषाद जाति का वर्णन, निषाद जाति का वर्णन है, जो क्या है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के क्या है, ये मध्य प्रदेश के जंगलों में ये पाई जाती है। कौन? ऐत्रेय ब्राह्मण में निषाद जाति का क्या है, वर्णन है। और ये क्या है, एमपी के जंगलों में पाई जाती है, एमपी के जंगलों में पाई जाती है। ठीक है, एमपी के जंगलों में पाई जाती है। और इसी में ही क्या है, ऐत्तीय ब्राह्मण में यहाँ पर क्या है, विश्वामित्र के 50 पुत्र, कितने हुए थे? 50 पुत्र। और क्या है, ऐत्तीय ब्राह्मण और संख्यान सूत्र और सापित ग्रंथ। तो इसमें क्या है, जो विश्वामित्र है उसके 50 पुत्र थे, और जो कि क्या है, मालवा में आकर बसे थे। विश्वापुत्र जी, यहीं पर ही क्या है, विश्वामित्र के 50 पुत्र मालवा में आके बसे। कहाँ पे? मालवा में आकर बसे, मालवा में आकर बसे। सूत्र हम देखें तो यहाँ कहाँ से मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण से, और संख्यान सूत्र से इसका हमें पता चलता है। तो सापत क्या है, ये हमारा एक और है जो ग्रंथ, उससे हमें पता, ये सापत ग्रंथ है। इससे भी हमें विश्वामित्र के क्या है, 50 पुत्र जो कि मालवा में आकर बसे। और अगर हम बात करें, अग्नि, पाराशर और भद्राज और भार्गव आदि भी आकर बसे। इसमें हम देखें, इसी में अगर हम बात करें आगे, जो हमारे यति, पाराशर और भरद्वाज और भार्गव आदि भी यहाँ पर आकर बसे। अब हम आगे बात कर रहे हैं नागवंशी शासक के। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नागवंशी की बात करते हैं, नागवंशी शासक। आगे बात करें किसकी, नागवंशी शासक। नागवंशी शासक, तो नागवंशी शासक के बारे में हम बात करें तो नर्मदा के क्षेत्र में इनका शासन था, और नर्मदा का नाम इन्होंने क्या है, रेवा किया था। तो नर्मदा के क्षेत्र पर शासन था। कहाँ पर? नर्मदा के क्षेत्र पर इनका शासन। फिर क्या है, इन्होंने नर्मदा का जो नाम है वो रेवा, जो रेवा है वही क्या है, उस समय क्या है, नर्मदा का नाम क्या था, रेवा। उस समय क्या है, नर्मदा जो नदी है उसका नाम क्या था, रेवा। नर्मदा के क्षेत्र पर उन्होंने क्या है, शासन किया नागवंशी, और क्या है, उस समय नर्मदा को जो नाम था वो रेवा था। अब हम बात करें इनका संघर्ष होता है, मतलब संघर्ष होता है, किस किस से संघर्ष होता है भाई। यहाँ पर संघर्ष की बात करें तो दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। यहाँ पर एक हो गए हमारे नागवंशी, एक तो नागवंशी, और इनका किससे
संघर्ष होगा, तो मोनोए यहाँ पर गंधर्व हैं, उनसे इनका संघर्ष होगा। गंधर्वों से इनका मोनोए गंधर्वों से क्या है, इनका संघर्ष हुआ। संघर्ष मतलब लड़ाई। तो नागवंशी की जो मदद किसने की थी, नागवंशी की मदद किसने की थी, तो इक्ष्वाकु के वंश के राजा, यहाँ पर हम बात करें इक्ष्वाकु वंश, इसके राजा मेधांता ने क्या है, नागवंशी राजा की मदद की थी। तो आपका तो क्या है, आपको इतना ध्यान रखना है। आपको पुत्र, मेधांती के पुत्र कौन, मेधांती के पुत्र कौन, पुरुकोतस। कौन, पुरुकोतस ने क्या है, नागवंशी राजाओं की मदद की थी। किसके किसके संघर्ष में, मोनोए गंधर्वों के, ठीक है, गंधर्वों के इसमें। अगर हम बात करें फिर क्या है, गंधर्वों को नागवंशी ने क्या है, पराजित कर दिया था। क्या है, मोने गंधर्वों को क्या है, इसमें इनको पराजित कर दिया था, पराजित कर दिया था। गंधर्वों को क्या है, पराजित कर दिया था। और क्या है, इसी ने पुरुकोतस ने ही क्या है, जो क्या है, रेवा का नाम क्या है, नर्मदा कर दिया था। किसका, पुरुकोतस ने ही क्या है, नर्मदा का जो रेवा है उसका नाम नर्मदा कर दिया था। अब हम बात करें मुचुकुंद, इसकी आगे की हम बात करें मुचुकुंद, मुचुकुंद की बात करें, मुचुकुंद की बात करें, आगे जो हमारा शासक है मुचुकुंद, इसके बारे में बात करेंगे। तो यह क्या है, ऋक्ष और पर्यात्र के पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा के तट पर स्थित पूर्वज के नाम पर क्या है, मेधांत नगरी ओमकारेश्वर की स्थापना करता है। कौन, मुचुकुंद, ओमकारेश्वरी सिटी जो हम इसकी क्या है, स्थापना करता है। और इसके अगर हम बात करें फिर किसकी स्थापना करता है, किसकी स्थापना करता है, ये इसकी स्थापना करता है ओमकारेश्वर की स्थापना करता है, और इसी को मेधांता बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, नर्मदा तट पर ही है, नर्मदा तट पर ही है, नर्मदा तट पर ही है। आगे हम बात करें फिर अनुश्रुति के आधार पर, अनुश्रुति के आधार पर, अनुश्रुति के आधार पर क्या है, पुराणों और महापुराणों में ये जो अनुश्रुति है, इसका संबंध किससे है, अनुश्रुति का संबंध क्या है, पुराणों और महाकाव्यों से। किसका, पुराणों एवं महाकाव्यों से ही इसका संबंध है। किसका संबंध है, अनुश्रुति का संबंध किससे है, पुराणों और महाकाव्यों से ही इसका संबंध है। कारुष वंश की बात करें, किसकी, कारुष, आगे हम बात करेंगे इसकी कारुष वंश की, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे कारुष वंश, किसके, कारुष वंश। कारुष वंश की अगर हम बात करें तो कारुष को ही क्या है, देश, कारुष देश, कारुष देश वर्तमान में क्या है, ये कारुष देश वर्तमान में क्या है, बघेलखंड, वर्तमान में बघेलखंड तक इसका शासन था, तक इसका
शासन था। किसका? कारुष्ट वंश का। और इसमें क्या है? विवस्त के ही समय क्या है यहाँ पर? इनके समय क्या है? व्यापक बाढ़ आई थी। व्यापक बाढ़ आई थी। दस पुत्र और एक पौरुष। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करें आगे चंदेल। चंदेल वंश की बात करें। चंदेल चंदेल किसके? चंदेल चंदेल वंश। चंदेल वंश में देखें तो विवस्त की पुत्री कौन है? एला। कौन है? विवस्त की पुत्री ईला। ईला का क्या है? विवाह। ईला का जो विवाह है वो किससे होता है? ईला का जो विवाह है वो किससे होता है? ईला का जो विवाह है वो होता है सोमचंद्र से। किससे होता है इसका विवाह? सोमचंद्र। इसका विवाह होता है किससे? सोमचंद्र। और इन्हीं के जो पुत्र कौन है? आयु है इनके पुत्र, और आयु है और अमावाशु। तो इनके दो पुत्र हैं चंदेल वंश के। विविस्त ईला इनका नाम है, और इसकी पुत्री है। ईला कौन है? इनकी पुत्री। ईला इनकी पुत्री है। इसका विवाह किससे हुआ? सोमचंद्र। और इन्होंने क्या है? एल साम्राज्य बसाया। एल साम्राज्य बसाया। और कहां तक था इनका शासन? बघेलखंड तक इनका शासन रहा। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है? यति और इल साम्राज्य का विभाजन। यति और इल साम्राज्य का विभाजन। इसी में क्या है? यति और जो एल साम्राज्य का विभाजन। तो यहीं पर क्या है? तीसरी पीढ़ी चंद्रयाति। इसी में ही हम बात करें जो आयु है वो तीसरी पीढ़ी है। जो आयु है तीसरी पीढ़ी। इसी जो तीसरी पीढ़ी चंद्रयति की बात करें तो विवाह। चंद्रयति का विवाह किससे हुआ? चंद्रयति का विवाह हुआ किससे? देवयानी से विवाह हुआ। उसका पुत्री कौन है? पुत्री देवयानी। उसके बाद शुक्र भार्गव ऋषि। शुक्र भार्गव ऋषि। साम्राज्य क्या है? 5 पुत्रों में बांट दिए गया। साम्राज्य 5 पुत्रों में बांटा। युद्ध को क्या है? युद्ध जो हमारा युद्ध है, युद्ध को क्या है? चंबल हो गया, केन हो गया,
यहाँ तक बेतवा, यहाँ तक इसका क्या है शासन फैला हुआ था। किसका? युद्ध का जो शासन है, युद्ध का जो शासन है वो चंबल, इसके जो अभी मैं बताऊंगा कि ऐतिहासिक नाम क्या है, चंबल, केन और बेतवा। तो चंबल का पुराना नाम क्या है? चंबल का पुराना नाम क्या है? चरणावती, चमड़ावती इनका पुराना नाम है। किसका? चंबल का। चंबल के बाद अगर हम बात करें क्या है, शक्तिमती, शक्तिमती वो केन का नाम है पुराना, और शक्तिपति केन का नाम है त्रिनेत्रवती, सॉरी शक्तिपति क्या है बेतवा का नाम है, और उसका जो केन का नाम है त्रिनेत्रवती इसका नाम है। त्रिनेत्रवती किसका नाम है? वो केन का नाम है। तो ये यहाँ तक इसका युद्ध का शासन था। और क्या है, इसी ने क्या है यादव वंश की स्थापना की। इसी ने क्या है यादव वंश, इसी ने क्या है यादव वंश की, इसी ने क्या है यादव वंश की स्थापना की। इसी ने क्या है यादव वंश की स्थापना की। हो सकता है थोड़ा क्या बोलते हैं बोरिंग टॉपिक हो, लेकिन क्या है इतिहास है, और एक इसका क्या है एक कोई सीरियल वाइज कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको हम समझ सके, क्योंकि हम विभिन्न स्थलों की बात करते हैं, चाहे वो अब राजस्थान हो, चाहे वो अपना झारखंड हो, या अदर स्टेट की बात करें, तो उसमें ही भी जो इतिहास है वो हमें ऐसे ही टुकड़ों में मिला है। और बाकी हम संपूर्ण इतिहास की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है इतना बोरिंग टॉपिक नहीं लगता है वो, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको बोरिंग टॉपिक या बोरियत महसूस हो सकती है आपको। तो अगर हम बात करें अब हम आगे की दंतवक्र, आगे हम बात करें दंतवक्र, जिन्होंने क्या है जिसने श्री कृष्ण ने क्या है जिनका वध किया था, और इन्हीं के नाम पर क्या है दतिया, दतिया जो है उनका नाम पड़ गया। अब हम बात करेंगे इसकी, अब हम बात करेंगे इसकी दंत, इसमें हम बात करें दंतवक्र, इसमें हम बात करें किसकी दंतवक्र। क्या है इसी के ही नाम पर क्या है जो दतिया राज्य है वो हुआ, क्या हुआ इसी के ही नाम पर क्या है दतिया राज्य हुआ, इसी के नाम पर ही क्या है दतिया राज्य हुआ। और श्री कृष्ण ने इसका वध किया, श्री कृष्ण ने इसका वध किया, चूंकि इसका नाम क्या है दतिया राज्य हो गया। आगे हम बात करें जब वध किया तो जो क्या है दंतवक्र है वो क्या है, वो क्या हो गया आगे चल के गोपाल, वो क्या हो गया आगे चल के गोपाल कक्ष हो गए, वही क्या हो गया आगे चल के गोपाल कक्ष हो गए, गोपाल कक्ष हो गए, गोपाल कक्ष हो गए। और कहाँ पर बसे वो गोपाल कक्ष हो गए, और गोपाल कक्ष जो कहाँ पर बसे ग्वालियर की पहाड़ियों में, कहाँ पर बसे ग्वालियर की पहाड़ियों में, ग्वालियर की पहाड़ियों में बसे, ग्वालियर की पहाड़ियों में बसे। और गोपालगिरी, गोपालगिरी ग्वालियर की पहाड़ी में जो इनको क्या है गोपालगिरी कहा जाता था, गोपालगिरी यही क्या है ग्वालियर का पुराना नाम है, ग्वालियर का पुराना नाम क्या है गोपालगिरी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एंडिंग की ओर हम चल रहे हैं हमारा, इसके बाद क्या है थोड़ा सा ही और बचा है और फिर क्या है खत्म हो जाएगा आपका। अब हम बात करें इक्ष्वाकु वंश, किसकी बात करें इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश और दंडकारण्य वंश, यही हम बात करें इक्ष्वाकु वंश और दंडकारण्य वंश।
इक्ष्वाकु वंश और दंडकारण्य वंश। मुनि के जो पुत्र हैं इक्ष्वाकु के नाम पर, मुनि के जो पुत्र हैं इसके मनु के जो पुत्र हैं इसी के नाम पर क्या है इक्ष्वाकु, जो क्या है मनु के जो पुत्र हैं इसी के नाम पर क्या है इक्ष्वाकु के नाम पर क्या है इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। जो मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु और इन्हीं के नाम पर क्या है, इन्हीं के नाम पर किसकी स्थापना हुई, इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। अब हम बात करें पुत्र की बात करें तो दंडकारण्य जिनका शासन है शासन बस्तर तक फैला था। कहाँ तक फैला था, बस्तर तक फैला था। जिनका शासन कहाँ तक फैला था, बस्तर तक इन पर शासन फैला था। अब हम बात करें मानधाता चक्रवर्ती, इसकी यही हम बात करें आगे। मानधाता चक्रवर्ती की बात करें। पुत्र कौन है, पुरुकुतस। पुत्र की बात करें तो पुरुकुतसु। पुत्र की बात करें तो पुत्र कौन हुआ, पुरुकोतसु पुत्र हुआ। और नागवंशों की मदद की थी इसी ने ही क्या है नागवंशों की मदद की थी। नागवंशों की मदद की थी किसके संघर्ष में की थी, तो किसके संघर्ष में की थी, किसके संदर्भ में की थी, किसके संदर्भ में की थी, किसके संदर्भ में की थी, किसके संघर्ष में, किसके संघर्ष चल रहा था इनका, गधर्वों के खिलाफ। किसके, गधर्वों के खिलाफ इन्होंने क्या है संघर्ष में मदद की थी। और इसे नहीं क्या है पुरुकुतसु ने ही क्या है नर्मदा का जो रेवा नाम है उसको नर्मदा किया था। तो इसके संदर्भ में इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। और ये प्रतापी राजा था, ये कौन, मानधाता सम्राट और प्रतापी। इसका पुत्र कौन हुआ, पुरुकोतसु। कौन हुआ इसका पुत्र, पुरुकोतसु। उसके बाद इसने क्या है नागवंशों की मदद की थी, किसके, गधर्वों के खिलाफ। उसके बाद क्या है इसी ने ही क्या है नर्मदा का नाम क्या है, जो रेवा का नाम था उसको क्या है नर्मदा कर दिया था। इसके बाद हमारा हम बात करें हैया साम्राज्य की, है या साम्राज्य। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा जो भी बातें हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, हैया साम्राज्य की। आगे हम बात करें हैया साम्राज्य। जो है या साम्राज्य है उसकी हम बारे में बात करेंगे। तो संस्थापक कौन है, ये क्या है यादव वंश है। यही क्या है यादव, यही क्या है यादव वंश है। और संस्थापक कौन है इसका, संस्थापक की अगर हम बात करें तो यदु है इसका संस्थापक। कौन है, यदु। पौत्र की बात करें, पौत्र की बात करें तो महेशमंत पौत्र हो गया, महेशमंत उसका हो गया पौत्र। जीता, पौत्र क्या है महेशमंत जीता।
ये है दुर्ग, महिष्मंत दुर्ग जीता इसके पोते ने। किसके? इसके पोते ने। और जो महिष्मंत है इसी का नाम क्या है? महेश्वर। इसी का नाम क्या है? महेश्वर। अब हम एक और राजा की बात करेंगे इसकी, एक और राजा की बात करेंगे। यहीं पर क्या है? कीर्तवीर्य। कीर्तवीर्य इसी को क्या है? अर्जुन। इसी को अर्जुन, सहस्त्र अर्जुन, इसी को क्या है? अर्जुन, सहस्त्र अर्जुन कहा गया है। ठीक है। और ये महान सम्राट हुआ था। ये महान सम्राट, ये महान सम्राट हुआ। आगे बात करें, ऐसा माना जाता है कि जिसकी 1000 भुजाएं थी, समस्त पृथ्वी ने जिसको जीता था और लंका के रावण को ऐसा हराया था, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो इसी के संदर्भ में बात करें तो इसकी संदर्भ में कौन कौन सी वो तीन बातें हैं कि पृथ्वी को जीता, रावण को हराया और बहुत सारी भुजाएं थी। ठीक है, पृथ्वी को जीता, रावण को हराया और बहुत सारी भुजाएं थी, ऐसे विद्वान कहते हैं। अब हम बात करें राजा अवंती। राजा अवंती की बात करें तो राजा अवंती की बात करें यहाँ पर, इसके बाद यहाँ ये होता है अलग, है ये वंश, है ये साम्राज्य। अब हम बात करें अवंती। आगे हम बात करें राजा अवंती। राजा अवंती की अगर हम बात करें तो क्या है? अर्जुन के पुत्र हैं, है ना? जयध्वज, ये किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? ये अर्जुन के ही पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ये पुत्र हैं अर्जुन के, या अपन इसके कहते हैं अर्जुन के पिता। ठीक है। इसके बाद बात करें जयध्वज। जयध्वज की बात करें, इस पर इन्होंने क्या है? अवंती पर राज्य किया। इन्होंने क्या है? अवंती पर राज्य किया। अवंती पर राज्य किया। अवंती पर राज्य किया। और इसका जो पुत्र है, पौत्र है, ध्रुवराज का जो पौत्र है अवंती, उसके नाम पर ही क्या है? अवंती राज्य का नाम पड़ा। इतनी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। और इन्होंने ही क्या है? यादवों को क्या है? यहाँ से विदिशा भगाया। यादवों को विदिशा भगाया। यादवों को ही क्या है? यहाँ से विदिशा भगाया। अब हम बात करेंगे महाकाव्य काल के बारे में, जो हम बात करेंगे रामायण काल और महाभारत काल के बारे में। इतना आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लग सकता है क्योंकि ये एक क्रमानुसार क्या है? एक सीरियल वाइज हिस्ट्री यहाँ पर हमें नहीं मिली है, इसलिए क्या है? थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लग सकता है। अब हम बात करेंगे महाकाव्य के काल के बारे में। किसके? महाकाव्य काल, जिसके अंतर्गत हमें क्या मिलता है? जिसके अंतर्गत हमें क्या है? रामायण मिलती है।
और इसी के अंतर्गत हमें क्या मिलती है, भारत, मतलब इसी को कहते हैं हम महाभारत। महाभारत मिलती है और हमें क्या मिलता है, रामायण मिलती है। तो अच्छा खासा यहाँ पर क्या है, हमें मध्य प्रदेश में क्या है, ये जो महाकाव्य काल है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र यहाँ पर अच्छा खासा रहा है। मध्य प्रदेश में साक्ष्य है इसके, मध्य, या ऐसा भी लिख लो, पूरा काय के लिए लिखना, मध्य प्रदेश में साक्ष्य है इसके का महाकाव्य काल कौन है, जो रामायण और महाभारत, तो इसके साक्ष्य मिले हैं हमें। तो यहीं पर क्या है, रामायण में क्या है, राम जी भी बोल सकते हैं। तो ये तीन काम यहाँ पर थे। तो तुलसीदास को दर्शन दिए थे पहले, तो तुलसीदास को दर्शन दिए कहाँ पर, चित्रकूट, ठीक। उसके बाद पहला हो गया चित्रकूट, उनको दर्शन दिए, और तो पहला तो ये हो गया। और इसी में क्या है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, इसकी वाल्मीकि रामायण के अनुसार सॉरी, वाल्मीकि जो रामायण के अनुसार, उसी के अंदर क्या है, वन है वो कहाँ तक, जो जिसमें क्या है, राम, यहाँ पर राम को वनवास हुआ था, जो वनवास हुआ था वो बस्तर में है, जहाँ पर राम जी ने क्या है, बस्तर में क्या है, वनवास है, जहाँ पर राम जी वनवास के लिए गए थे। अभी क्या है, वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर तुलसीदास को दर्शन दिए चित्रकूट में, बस्तर में, पहले बस्तर में क्या है, भगवान राम ने क्या है, अपने जो वन है वहां पर गुजारा था, वन में। अब हम बात करें फिर दंडकारण्य, और इसी में हम बात करें किसकी, महाकांतद, ये हो गया हमारा दंडकारण्य और महाकांतार घने जंगलों का क्षेत्र, क्या है, घने जंगलों का क्षेत्र है। दंडकारण्य और महाकांतार, ये क्या है, घने जंगलों का क्षेत्र है। यहीं पर क्या है, रावण ने सीता का हरण किया था। रावण ने सीता माँ का हरण किया था। रावण ने सीता माँ का हरण किया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब हम बात करेंगे किसकी, टोंस नदी की। किसकी, टोंस नदी, जो कि क्या है, अमरकंटक से टोंस नदी क्या है, अमरकंटक से निकलती है, तो यहीं पर क्या है, अमरकंटक से निकलती है। और यहीं वाल्मीकि आश्रम में, यहीं पर क्या है, लवकुश को जन्म दिया था। किसने, सीता ने। आश्रम है यहाँ पर, आश्रम, लवकुश का जन्म, लवकुश का जन्म। तो आश्रम में यहाँ पर क्या है, टोनस नदी के किनारे अमरकंटक से निकलती है। यहीं पर आश्रम है जहाँ पर क्या है, लवकुश का जन्म हुआ था और सीता माँ ने यहीं उनको जन्म दिया था। इसके बाद करें, लवकुश ने क्या है, दक्षिण कौशल, जो क्या है अभी छत्तीसगढ़ में है, वहां तक राज्य किया था।
लव कुश ने क्या है, यहीं पर हम बात करें, लव कुश ने कहां तक राज्य किया था, कौशल जो कि क्या है, दक्षिण कौशल तक राज किया था, जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो आपको इतना ही देखना है उत्तर वैदिक काल में, जहाँ से क्या है रामायण की घटना हुई और महाभारत की। यहाँ पर क्या है, हम महाभारत के संदर्भ में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। रामायण के हमने रामायण के बारे में बात कर ली, इतना ही रामायण के संदर्भ में यहाँ से। अब हम थोड़ा सा महाभारत के संदर्भ में और बात कर लें, और उसके बाद क्या है, ये हमारा उत्तर वैदिक काल जहाँ पर क्या है मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, वहाँ से हम इसको कवर अप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे आगे महाभारत के समय की, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। महाभारत तो वो था द्वापर, ये है त्रेता युग की घटना है। किसकी है? त्रेता युग की घटना है महाभारत। तो यहाँ पर क्या है, युद्ध, यहाँ पर क्या है, युद्ध हुआ था, सबको पता है महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कुछ राज क्या है पांडवों के कुछ मतलब जो यहाँ पर राज्य थे वो पांडवों के क्या है समर्थक थे, और कुछ किसके समर्थक थे, कौरवों के। कुछ पांडवों और कुछ कौरवों। तो पांडवों के देख लेते हैं कौन कौन समर्थक थे। तो पांडवों का क्या है, यहाँ पर बतस, काशी, चेदी के बाद अगर हम बात करें मत्स्य, दर्शना, इतने राज्य क्या है पांडवों के समर्थक में थे। और कौरवों की बात करें तो महेश्मती, नीला राजा या महेश्मती। और अगर हम बात करें तो अवंती भोज और निषद और विषण। तो इतने क्या है कौरवों के समर्थक में थे, और इतने क्या है हमारे पांडवों के समर्थक थे। तो महाभारत काल में मध्य प्रदेश के पुराने जो नाम है कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो महेश्मती, आपको मिल जाएगा क्या, महेश्मती, उज्जैनी, पहले महेश्मती फिर उज्जैनी, उसके बाद क्या, उसके बाद अगर हम बात करें कुंतलपुर हो गया। उसके बाद हम बात करें विराटपुरी हो गया, विराटपुरी। तो ये महाभारत के समय ये नाम हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। तो महेश्मती, उज्जैनी, कुंतलपुर और विराटपुरी, तो ये सारे राज्य हुआ करते थे। तो यहीं तक हमें पढ़ना है। कहाँ पर मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, लोहा युगीन से, और जो हमारा महापाषाण काल है। तो ये हमें इतना ही पढ़ना है उनके संदर्भ। तो हो सकता है थोड़ा सा क्या है बोरिंग लगा हो, क्योंकि क्या है कोई स्टोरी टाइप का यहाँ पर एक इतिहास नहीं है। जो टुकड़ों में इतिहास मिला है हमने वही टुकड़ों में क्या है आपको बताया है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद काल की मध्य प्रदेश में, कि भाई जब महाजनपद का काल चल रहा था हमारे भारत में, तो उस समय क्या है मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजा हुए, और मध्य प्रदेश में जो स्थानीय राजा थे, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बताया। जो यहाँ पर क्या है
स्थानीय राजा थे, अवंती के राजा थे। तो यहाँ पर सब हम अपने स्थानीय राजाओं की बात कर रहे थे। तो स्थानीय राजाओं में आपने हो सकता है कि भाई कई बार भारत का इतिहास पढ़ाओ तो वो आपको रुचिकर लग रहा हो और आपको वो समझ में भी आ रहा हो आसानी से। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश की, तो और वो भी क्या है, क्षेत्रीय राजाओं की। तो क्षेत्रीय राजाओं की और वो भी हम बात कर रहे हैं कहाँ, महापाषाण काल की बात कर रहे हैं, लोहा युगीन की बात कर रहे हैं, उसके बाद वैदिक काल की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो आसानी से समझ में आपको नहीं आ सकता, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी बोरिंग चीज़ हो सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब क्या है दिमाग लगाओगे और ये चीज़ें क्या है एकदम से नहीं आती समझ में, आप उसको क्या है लगातार उसको जब हम उस पर काम करेंगे तब वो आपको वह आसानी से समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए क्या है ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और इसके बाद महाजनपद काल में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।